नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। टैक्स पर बारीकियों पर बातचीत होगी, यानी बजट में जो भी घोषणाएं हुई उसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ असीम चावला हैं, पार्टनर एमपीसी लीगल, साथ ही डॉक्टर सुरेश सुराना, फाउंडर आरएसएम इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या मिला क्या नहीं मिला, इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर सुधीर अग्रवाल, फंड मैनेजर फिक्स्ड इनकम यूटीआई म्यूचुअल फंड से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियां समझेंगे हर्षवर्धन रुंगटा से, जो कि चीफ फाइनेंशियल प्लानर है रुंगटा सिक्योरिटीज से। शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर आम आदमी को क्या मिला। असीम, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, इनफैक्ट आपसे हमने प्री बजट एनालिसिस जो आपके साथ हमने किया, शायद ऐसा लग रहा था कि 80C में कुछ छूट बढ़ जाएगी या फिर कम से कम स्लैब्स में कोई छेड़छाड़ की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी की टेकअवेज क्या रहे हैं? की टेकअवेज ये रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का एक जो एडिफेस है वो इस बजट ने शुरू किया है, और पेंशन स्कीम के ऊपर जो एम्फेसिस दिया है और एक एडिशनल डिडक्शन दी है, और उसके बारे में हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। मैं ये मानता हूं कि भारत की जो सामाजिक सोसाइटी है उसमें सोशल सिक्योरिटी के अभाव को ध्यान में रखते हुए वो एक अच्छा एक एम्फेसिस था। कुछ वो अलाउंसेस वगैरह जो 1997 से आने थे, लिमिट्स चेंज नहीं हुई थी, वो बढ़ाई गई हैं। जहां तक स्लैब और 80C की बात करें, उसमें पल्लवी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि सरकारी खजाने को स्लैब के बढ़ाने से तकरीबन 3,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का टैक्स का जो लॉस है वो होता है। और जिस तरह से हिंदुस्तान का टैक्स बेस है, अगर आप सिर्फ एक साल में 5 लाख के करीब नए एसएससी ऐड करेंगे और टैक्स बेस वाइडन नहीं होगा, तो टेम्पटेशन इतनी नहीं, आपके पास इतना एल्बो रूम नहीं होगा कि आप ऐसे सिग्निफिकेंट मेजर्स ले सके। सो मैं ये मान के चलता हूं कि जब तक टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा तब तक हम ऐसे रेडिकल प्रोविजंस, जैसे आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट का देखा कि एक अनाउंसमेंट हो गई कि हम इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेट घटाएंगे। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी चीजें, या इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स रेट्स घटें, या डिडक्शंस की लिमिट्स बढ़ें, या कुछ और एग्जेम्पशंस आए, इसके लिए टैक्स बेस का बढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस बजट में 8,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री जेटली साहब ने कहा कि हम इनकम टैक्स में हमारे को ओवरऑल इतना लॉस हुआ है। 23,000 करोड़ हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनफैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपने बात की, वहां पर एक बोझ जरूर मिला है, क्योंकि 12.36% से बढ़कर सर्विस टैक्स 14% कर दिया गया। जाहिर तौर पर सभी सेवाएं अब महंगी हो जाएंगी। ऐसे में डॉक्टर सुरेश सुराना, आप क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी इस पूरे बजट से, और साथ ही जो एक्सपेक्टेशंस थी उस लिहाज से बजट कितना खरा उतरा है? जी, मैं ये समझता हूं कि जो बजट का सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि जो सेविंग्स है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज हो। आप पूरा फोकस देखेंगे जो नेशनल पेंशन स्कीम में जो 50,000 रुपए का अतिरिक्त जो भी डिडक्शन दिया गया है, उसके अलावा जो गोल्ड बॉन्ड्स है जो कि भी टोटली पैसिव इन्वेस्टमेंट है, उसको चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में आए। और सिमिलरली एक टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, रेल, रोड और इरिगेशन के लिए, तो पूरा का पूरा फोकस ये है कि टैक्स की जो राहत है वो कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक किया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा फोकस मैं देख रहा हूं। और इसके लिए हालांकि इसमें बहुत पहले उम्मीदें थी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपया है और जो 80C की लिमिट है जो 1,50,000 है, उसमें शायद कुछ बढ़ोतरी हो। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले ही बजट में मिस्टर अरुण जेटली ने इन सब लिमिट्स को, जैसे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2 लाख को उसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपया कर दिया था। सिमिलरली 80C की लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया था। तो शायद अब वो ये चाहते हैं कि ये जो छूट जो है वो पूरी की पूरी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगे जो नेशनल और इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज हो। उसके अलावा वेल्थ टैक्स एक एबोल्यूशन जो उन्होंने किया है, तो कई सारे जो एसेट है जैसे ज्वेलरी है। आई विल कम बैक टू यू, बट हर्षवर्धन भी हमारे साथ है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट हैं और बहुत समय से फाइनेंशियल सेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर्षवर्धन, इनफैक्ट कुछ अच्छी चीजें भी रही हैं इस बजट में, जैसे कि मेडिक्लेम की छूट पड़ना। बहुत समय से हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और बहुत समय से ये एक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट इट वॉज वन ऑफ द विश लिस्ट की शायद मेडिक्लेम पर कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। 15,000 से लिमिट अब 20,000 कर दी गई है, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए भी लिमिट रिवाइज हुई है। डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है, बट बिसाइड्स दैट और क्या आप टेकअवेज यहां से देख रहे हैं बजट 2015 में? पल्लवी, अगर ये बजट की हम 2015 की अगर बात करें
तो ये बजट इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के हिसाब से ज्यादा डिजाइन नहीं किया गया था। जो छूट उन्हें रियायत जो देनी थी वो पिछले 9 महीने पहले जो बजट दिया था उसमें उन्होंने रियायत दे दी थी। ये इस बार का जो बजट था वो स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करा था लार्जर इश्यूज में, जो गवर्नमेंट के 2 इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत। सारे जो प्रोविजंस थे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, एसएमईज को बूस्ट करना, वो सारे जो प्रावधान थे वो सारे ये इन 2 कैंपेन्स के इर्द गिर्द ही अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिंक किए जाते हैं। जहां तक सोशल सिक्योरिटी और पर्सनल फाइनेंस की बात है, जी हाँ, आपने जैसे कहा कि मेडिक्लेम की जो लिमिट बढ़ाई गई है वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। एक चीज जो एडिशन किया गया है वो कि वेरी सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स एंड अबव हैं, उनके पास मेडिक्लेम पॉलिसीज नहीं होती है, तो उनको जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे जो उनके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे या कोई उनके ट्रीटमेंट के खर्चे होंगे, 30,000 रुपए तक वो खर्चे क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस के लिए। सो ये एक अच्छा इंक्लूजन किया गया है। हालांकि ये चीज प्रोविजन उन्हें 60 प्लस सीनियर सिटीजन की कैटेगरी को भी ऑफर करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो 60 के प्लस उन्हें मेडिक्लेम मिलता नहीं है, और क्योंकि वो रिटायर्ड हैं उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट अपने कॉर्पोरेट से भी नहीं मिलता। तो वो जो 15,000 की लिमिट है जो एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट कंपनीज देती हैं वो भी रिटायर्ड बंदे को नहीं मिलता है, और जो वो क्योंकि वो सीनियर एज है, उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, तो दोनों डिडक्शन उन्हें मिल नहीं पाता है। तो ये एक प्रोविजन उनके ऐड किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। इनफैक्ट हरसीम, यहाँ पर एक मैजिकल फिगर भी निकल के आए वित्त मंत्री की स्पीच में, जो 4.44 लाख की थी। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 4.44 लाख तक की सेविंग्स होंगी। आपसे हम जानना चाहेंगे एज ए टैक्स एक्सपर्ट, कैसे आप इसको सरल भाषा में समझाएंगे कि इस फिगर तक कैसे पहुंचे, और अगर 80C की लिमिट नहीं बढ़ी है तो भी क्या हम अपना टैक्स एडिशनली 1.5 के बियॉन्ड बढ़ा सकते हैं? पल्लवी, अगर आप इसका ब्रेकअप देखें, और आपके कैप्शंस में भी आ रहा है कि आप एक 80C है उसमें 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, फिर आपको 80D में मिल रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, फिर 80CCD में जो नया पेंशन है उसमें एक एडिशनल 50,000 रुपए आते हैं। अभी जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपके कैप्शन में आ रहा है 19,200 है, और होम लोन का अगर उसमें एडिशन करें तो कुल मिला के 4,44,200 रुपए एक करदाताओं को एक फायदा है। और ये एक मैजिकल फिगर है जिसके बारे में चर्चा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी की, और पोस्ट बजट जो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ा है। तो इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि फिर वही बात है कि भाई इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी कुछ बढ़ना चाहिए था, बट उसमें मूल रूप से वही बात है कि हर 10,000 रुपए के छूट के पीछे सरकार को 3,000 करोड़ का नुकसान होता है। तो ये मैथमेटिक्स मेरे ख्याल काफी केयरफुली की गई है कि टू व्हाट एक्सटेंट हम ये कर सकते हैं। बाकी ये सीनियर सिटीजन में जो हर्षवर्धन ने 60 इयर्स वाला कहा है, ये एक इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें जरूर बढ़ना चाहिए था। बाकी जो अच्छी बात हुई है, एंड आई एम श्योर उस पर अभी आप टच अपॉन करेंगे, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। डेफिनेटली असीम, आई विल कम टू सुकन्या समृद्धि योजना, लेकिन हमारे साथ सुधीर अग्रवाल भी हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड से। सुधीर, आपसे इनफैक्ट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी काफी एक्सपेक्टेशंस थी, बट उस तरह से उसको एड्रेस नहीं किया गया। आपकी क्या की ऑब्जर्वेशंस रही हैं, और साथ ही पेंशन प्लान्स को लेकर क्या आप राय रखते हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो एक एडिशनल विंडो 50,000 की खोली है सरकार ने, कितना पॉजिटिव है एक कदम, और कितना अट्रैक्टिव एग्जैक्टली हो पाएंगे पेंशन प्लान्स के बाद? देखिए, म्यूचुअल फंड साइड में अगर हम बात करें तो डेट मार्केट में स्पेशली एक पिछले साल एक नया टैक्स लॉ आया था, जिसके हिसाब से जो एफएमपीज थे, जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं, उन्हें जो लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट जो मिलता है वो 1 ईयर को बढ़ा के 3 ईयर कर दिया गया था। उस केस में क्या हुआ था कि काफी इन्वेस्टर जो पहले से इन्वेस्ट किए हुए थे, उन लोगों को अगर वो बजट के बाद, लास्ट बजट के बाद वो निकलना चाह रहे थे, तो उनके ऊपर सडन टैक्स लायबिलिटी आ रहा था। तो उस केस में जो एक प्रपोजल सामने आया था कि अगर वो इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दिया जाए कि वो और 2 साल के लिए उसको रोल ओवर कर लें उनके इन्वेस्टमेंट को, जो 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट को, तो उन्हें ओवरऑल जो उनका जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। सो उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, जो म्यूचुअल फंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा कि वो 2 साल का जो रोल ओवर है विल इट अमाउंट टू, वो ऐसा माना जाएगा क्या कि वो टैक्स उस पर नहीं लगेगा, या वो फिर भी टैक्स लायबिलिटी लगेगी। दूसरे पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स के मर्जर हैं उसमें थोड़ा राहत मिली है। उसमें उन्हें बोला गया है कि अगर दो स्कीम म्यूचुअल फंड की मर्ज होती हैं तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सो टैक्स न्यूट्रलिटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो वो अच्छा है। ओवरऑल
इक्विटी मार्केट के लिए मैं बोलूंगा अच्छा है लॉन्ग टर्म, बट डेट मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है बिकॉज जो फिस्कल डेफिसिट का 3.6% का जो टारगेट था वो उन्होंने बढ़ा के एक्चुअली 3.9% किया है, एक्चुअली 3.94%, जो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू मार्केट एक्सपेक्टेशन। पेंशन फंड साइड में मैं बोलता हूं ये अच्छा स्टेप है ओवरऑल, इससे सेविंग्स को एनकरेजमेंट मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड वो पैसे से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के लिए अच्छा है जो पेंशन का। साथ ही सोशल सिक्योरिटी भी बहुत फोकस रहा है और कई नई चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया एटीसी में। सुकन्या समृद्धि स्कीम की हम बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, कहीं जाइएगा मत। आप देख रहे हैं टैक्स पर हमारी खास पेशकश। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं आपको बारीकी से समझाने के लिए कि आखिर इस बजट में जो घोषणाएं हुई उससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा। साथ ही इस बजट में सरकार ने मार्केट सेंटिमेंट को सुधारने और निवेश को आकर्षित करने के लिए गार को 2 साल के लिए टाल दिया है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में रेवेन्यू सेक्रेटरी शांति कंदास ने कहा कि गार को लेकर इंडस्ट्री की शंकाओं को दूर किया जा रहा है। गार में क्लैरिटी तो है, लेकिन कुछ कॉन्टेंशियस इश्यूज थे जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज ने कई सारे उनके डाउट्स थे और कई सारे जेन्युइन कंसर्न्स उन्होंने एक्सप्रेस किया था, तो वो अभी अंडर एग्जामिनेशन है। दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी कंट्री में एक इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है इट इज नाउ पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट में अगर आप नया गार लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक वो पॉजिटिव सेंटीमेंट के ऊपर वो एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर होता। एट द मोमेंट वी नीड इन्वेस्टमेंट, हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेक इन इंडिया के लिए चाहिए, देश में एडिशनल जॉब क्रिएशन के लिए चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वी नीड इन्वेस्टमेंट। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल टैक्सेशन की। इनफैक्ट ब्रेक पर जाने से पहले असीम आपने शायद जिक्र किया समृद्धि योजना का, जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए है। एक क्यूरियोसिटी होती है कि ऑलरेडी अगर पीपीएफ जैसी स्कीम मौजूद थी तो ऐसे में हालांकि ये स्कीम को लॉन्च करे कुछ समय हो चुका है, ये जनवरी में इसी साल लॉन्च की गई है, लेकिन अच्छी बात इस बजट की ये रही कि 80C के एम्बिट में इसको लाया गया है। इसका जो ब्याज है वो भी अब नॉन टैक्सेबल हो गया है और इसमें अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। बट एज अ टैक्स एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं, पीपीएफ से अगर इसकी आप तुलना करें, अगर किसी को खाता खोलना है अपनी बेटी के लिए तो वाई ओनली दिस स्कीम, वाई नॉट पीपीएफ? वेल मोर देन टैक्स पल्लवी, मेरे को एक तो नाम बहुत बढ़िया लगा, ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है न्यू सेविंग स्कीम, और जितना एम्फेसिस मोदी साहब का गर्ल चाइल्ड और गर्ल एम्पावरमेंट को लेके है, और अगर आप इसका एज अ प्रोजेक्शन भी देखें तो पीपीएफ से एक अलग हटके प्रोजेक्शन है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी टैक्स एग्जेम्पशन की, और अगर आप उसमें ब्याज की दरें देखें और 1.5 लाख रुपए आप साल का उसमें जमा करा सकते हैं, और 10 साल की उम्र में आप अकाउंट खोल सकते हैं, 1 साल का रिलैक्सेशन है, 50% आप एजुकेशन के लिए निकलवा सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 18। मेरे ख्याल में जिस तरह से उसको पैकेज करके इसको प्रमोट किया जाएगा, और ये आप कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस और बैंक में खोल सकते हैं, आई थिंक फ्रॉम अ प्योर डिसेमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसका जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में आप देखिएगा कि ये पीपीएफ से ज्यादा आप इसमें निवेश अट्रैक्ट करेंगे। राइट। इनफैक्ट डॉक्टर सुराना आपकी भी राय लेना चाहेंगे, इसमें जो ब्याज दर ऑफर की जा रही है वो 9.1% विच इज मच हायर देन पीपीएफ। इसको अगर कंपैरिजन अगर न भी करें, अगर इंडिविजुअली भी सुकन्या समृद्धि स्कीम की बात करें, कितनी अच्छी है स्कीम, और जैसा असीम ने कहा इसको प्रमोट अच्छा किया जाना चाहिए, तभी ज्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाएगा। आप क्या विचार रखते हैं इस पूरी स्कीम पर, और 80C के एम्बिट में इसके इंटरेस्ट को भी लाना ये एक अच्छा कदम है डेफिनेटली? इससे बिल्कुल अभी जो विचार अभी जो आप प्रकट किए गए थे मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। बहुत ही अच्छी स्कीम है, 9.1% टैक्स फ्री इंटरेस्ट है। उसके अलावा जो इस स्कीम की ब्यूटी है, इसके जो टाइमिंग है कि 18 ईयर्स की एज में जो गर्ल चाइल्ड है वो उसका 50% अमाउंट एजुकेशनल लोन के लिए ले सकती है, और 21 ईयर्स की एज में या उसके मैरिज, उसके जो भी मतलब 21 ईयर्स या मैरिज के पहले उस वक्त वो पूरा का पूरा अमाउंट ले सकती है। तो इसका जो टाइमिंग है, जो नॉर्मली जब रिक्वायरमेंट रहता है उससे मैच होता है। पीपीएफ में प्रॉब्लम यह है कि 15 ईयर्स का आपका लॉक इन पीरियड है। तो इसकी सबसे बड़ी जो 2 एडवांटेज है, टाइमिंग विद द रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम एटीसी डिडक्शन।
राइट। इनफैक्ट हर्षवर्धन, इस वक्त काफी सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो ये समझना भी चाहेंगे कि इसमें जो विड्रॉल का ऑप्शन है, विड्रॉल भी आप करते हैं 50% तक की रकम, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। एक अच्छा इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है इंस्ट्रूमेंट है ये, एक और विकल्प बन गया 80C के अंदर किसी को निवेश करना है तो? वेल पल्लवी, एक्चुअली मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो है कि वो एक स्पेसिफिकली कैंपेन किया गया है फॉर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब पीपीएफ के साथ हमने बात की, आप कंपेयर करने की अपने कोशिश कर रहे हैं। पीपीएफ एक जनरल इन्वेस्टमेंट टूल है और जैसे आपके एक और पैनलिस्ट ने कहा था कि जो टाइमिंग है कि आप 18 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक में आपको विड्रॉल है। अब इसमें सोचिए, आप पीपीएफ अगर कोई गर्ल चाइल्ड के लिए आप ओपन करते हैं जिनकी एज है 10 साल ऑलरेडी, 15 साल का लॉक इन है, आपको पैसे मिलते हैं 25 साल की उम्र में। पॉइंट है कि क्या उस समय आप पढ़ाई के लिए खर्चा यूज कर सकते हैं या शादी के लिए शायद यूज हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के लिए डेफिनेटली यूज नहीं हो पाएगा। सो जब आप बच्चों की पढ़ाई या मैरिज की बात करते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, तो एक सेंटिमेंट्स भी आपको देखने हैं कि सरकार ने एक बहुत ही ज्यादा जोर देके एक स्कीम स्पेसिफिकली लॉन्च की गई है जिसका ब्याज दर आज की तारीख में 40 बेसिस पॉइंट्स पीपीएफ से ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है कि आपको जब पैसों की जरूरत होती है पढ़ाई के लिए और शादी के लिए, तब आप उसमें से निकाल पाते हैं। तो अगर आपने 10 साल की उम्र में अकाउंट खोला तो आपका जो मैच्योरिटी है वो 11 साल के लिए ही वो अकाउंट होगा और 18 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। 10 साल के ऊपर आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसमें कि जब गर्ल चाइल्ड 10 साल की हो जाती हैं, वो अकाउंट वो खुद ऑपरेट करने लग जाती है। तो अब इससे एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट सोचिए कि अगर एक 10 साल 11 साल की लड़की जाके अपना अकाउंट ऑपरेट करने की कोशिश करती है, ऑपरेट इन द सेंस कि उसमें विड्रॉल वगैरह नहीं, लेकिन एक वो जानना चाहती है, तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक ओवरऑल एक कैंपेन है जो डेफिनेटली एक बहुत ही फाइनेंशियल लिटरेसी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है उसके लिए भी बहुत अच्छा स्कीम प्लेस किया गया है। राइट, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट ऐड हुआ है 80C में, लेकिन फिर भी असीम क्लोजिंग कमेंट्स आपसे मैं चाहूंगी। 80C में ऑलरेडी 10 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ऐसे में आप एक और ऐड कर देते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द लिमिट। अगर इसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, कुछ और आप मानते हैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहेंगे इस पर? नहीं, अभी के लिए ठीक है। अगर आप स्लैब बढ़ाने की बात कर रहे हैं और अगर आने वाले वर्षों में अगर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है, अब 3,27,000 करोड़ रुपया टैक्स ऑन इनकम आ रहा है, 2,31,00,000 असेसी है, आप असेसीज बढ़ाइए, टैक्स रेट कम कीजिए या डिडक्शंस बढ़ाइए, और जैसे अब रुपया क्रेडिट कार्ड की बात हुई, आप कैशलेस सोसाइटी की तरफ आ रहे हैं। ये सारे चीजों को अगर इकट्ठे करके देखें तो वी माइट रीच अ सिचुएशन जहां पर हमारा टैक्स रिजीम एक अच्छा प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम हो सकता है। बट हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, टैक्स पेयर को रिस्पेक्ट से अब ट्रीट करना चाहिए। और साथ ही जितने भी कदम इस बजट में उठाए गए हैं, देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए वित्त मंत्री ने कदम उठाए हैं। कुछ बारीकियों को हमने समझने की कोशिश की और साथ ही जो मेन हाइलाइट्स रही, कैसे अब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में सुधार कर सकते हैं, उस पर हमने चर्चा की। अपने तमाम पैनलिस्ट को हम शुक्रिया करना चाहेंगे। असीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए सरल भाषा में किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं और साथ ही इस बजट में आम आदमी को आखिर क्या मिला। हर्षवर्धन, आपका भी शुक्रिया और सुधीर अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। डॉक्टर सुराना, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।